तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आज ही टोक्यो से आया है, लेकिन उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये बंदा एक डिटेक्टिव है और इसे अपने क्लाइंट से भी मिलने के लिए जाना है। पर इसकी किस्मत काफी अच्छी होती है कि उसे उसकी क्लाइंट यहीं पर मिल जाती है, जिसके बाद वो इसे लिफ्ट देती है और ये बताती है कि आखिरकार उसने इस बंदे को यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो ये कहती है कि इस गाँव के सारे जानवर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ के अंदर बदल रहे हैं और ये ज़ॉम्बीज़ कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ और डीमंस का मिश्रण है। और वो इसे मना करती है कि वो ये सारी बातें किसी भी बच्चे के सामने ना करे। अरे हाँ, इतना तो मैं जानता ही हूँ। और वैसे इस बंदे का नाम है इनुगामी। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये दोनों उस विलेज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इनुगामी आराम कर रहा होता है। पर तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर एक बच्चा खेती कर रहा होता है और इस बच्चे का नाम है डोरोटोबो और यही हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है। अरे ओए छोटे बच्चे, तुम कैसे हो? और वो इसकी बातों का जवाब देकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। और डोरोटोबो के अंदर इमोशंस काफी कम होते हैं और इसे हम आगे डोरो कहने वाले हैं। और डोरो की ऐसी हरकतों को देखकर इनुगामी इस लेडी से ये पूछता है कि आखिरकार ये बच्चा ऐसा क्यों है और क्या ये स्कूल नहीं जाता। जिसके बाद ये लेडी उसे सारा कुछ बता देती है और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनुगामी आराम से नहा रहा होता है और तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी देखभाल करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये बच्चा इनुगामी की मालिश करना शुरू कर देता है और इनुगामी उससे डोरोटोबू के बारे में पता करता है। अच्छा, वो उसका नाम है डोरोटोबू और वो गंदी नाली का कीड़ा है। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा बदबू आती है, इसीलिए हम उसे डोरोटोबू कहते हैं। और जब इनुगामी नहाकर जाता है तो वो इस लेडी से कहता है, क्या तुम मेरी देखभाल के लिए डोरो को मेरे पास भेज सकती हो? और ये उसे कुछ कपड़े देते हुए कहती है कि तुम उसके पास जाने से पहले थोड़ा अच्छे से नहा लेना। और ये सुनने के बाद वो इस कड़कती ठंड में भी नहाना शुरू कर देता है और नए कपड़े पहनने के बाद इनुगामी के पास ब्रेकफास्ट लेकर जाता है और ये उसे खाना देकर यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन इनुगामी उसको पकड़ लेता है। वैसे मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया हूँ। अच्छा हाँ, मैं उस बात को जानता हूँ। लेकिन इनुगामी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस लेडी ने ये कहा था कि इसके बारे में किसी भी बच्चे को नहीं पता, लेकिन डोरो इसके बारे में पहले से ही जानता है। जिसके बाद डोरो ये बताता है कि इन सारी घटनाओं के बाद जो भी लाशें बचती हैं मैं उन्हें ठिकाने लगाता हूँ। और यहाँ पर वो एक काफी बड़ी बात का भी खुलासा करता है कि ये सारी घटनाएं न्यू मून के बाद ही होती हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद इनुगामी उसको थैंक्स बोलता है उसे ये सारी बातें बताने के लिए। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इनुगामी डोरो के साथ काफी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और ये देखकर सारे के सारे गांव वाले काफी चौंक जाते हैं क्योंकि पहले कोई भी डोरो के इतने नजदीक नहीं आता था और इनुगामी पहला इंसान था जो कि डोरो से इतने अच्छे से बातें कर रहा था। और ये दोनों काफी लंबे टाइम तक एक साथ रहते हैं और आखिरकार वो रात आ ही जाती है जबकि डीमंस इस गांव के ऊपर अटैक करने वाले थे, यानी कि वही रात, द न्यू मून नाइट। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि डोरो इनुगामी का वेट कर रहा होता है ताकि ये दोनों मिलकर सारे के सारे कल्प्रिट्स को पकड़ सकें। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जिसका नाम है यतारो और वो काफी गुस्से में होता है। अरे ओए गंदी नाली के कीड़े, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उस बंदे के साथ टोक्यो जाना चाहते हो, इसलिए तुम उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। जिसके बाद वो काफी गुस्से से डोरो को पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था और हमने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम एक अनाथ हो। जिसके बाद डोरो को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर इनुगामी उसका लॉकेट देखकर ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉकेट तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें दिया होगा। अरे हाँ, ये मुझे उन्होंने ही दिया था, इसका मतलब वो दोनों तुमसे काफी प्यार करते थे। और हाँ, तुम ये कभी मत सोचना कि तुम एक अनाथ हो। और फिर हम दोबारा से यतारो को देखते हैं जो कि गुस्से में आकर डोरो का लॉकेट छीन लेता है, लेकिन तभी अचानक डोरो उसकी जोरदार लात मारता है और यतारो पीछे गिर जाता है। और जैसे वो डोरो को देखता है तो डोरो की बॉडी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है और वो दिखने में एक डीमन लग रहा होता है। और ये देखकर यतारो की फट जाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग जाता है, यानी कि ये वही लॉकेट है जो कि डोरो को एक डीमन बनने से रोक रहा होता है। फिर वो लॉकेट को छूकर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और तभी यहाँ पर इनुगामी आ जाता है। डोरो कहता है कि मैं ही तुम्हारा कल्प्रिट हूँ और मैं एक डीमन हूँ, लेकिन तुम वो नहीं हो जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और वैसे भी तुम एक किमोनो हो, यानी कि इंसान और डीमन के बच्चे। और यहाँ पर डोरो उन्हें बताता है कि यतारो जंगल के अंदर जा चुका है और शायद उसके ऊपर डीमन एनिमल्स अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उसे बचाने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और इनका अंदाजा सही निकलता है और ये दोनों मिलकर यतारो को बचा लेते हैं। और डोरो की स्किल के सामने ये डीमंस कुछ भी नहीं होते। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वही किमोनो डियर आ जाती है जो कि इनकी असली कल्प्रिट है और ये काफी खतरनाक लग रही होती है और इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। और ये दोनों भी उसे लड़ने की काफी कोशिशें करते हैं, पर ये डियर डीमन सारे के
सारे अटैक्स को आराम से हील कर रही होती है। और तभी इनुगामी ये कहता है कि सुनो डोरो, तुम्हें इसका सर जड़ से उखाड़ना होगा, तभी तुम इसे हरा सकते हो। और ये सुनने के बाद डोरो फटाक से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और एक ही झटके में इस डियर डेमन का सर धड़ से उड़ा देता है। और अब ये सारे यहाँ से जा रहे होते हैं और डोरो कहता है कि ये सारे लोग मुझे ही कल्प्रिट समझते हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारे के सारे जानवरों को मैंने ही इन्फेक्टेड किया है। वैसे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और मुझे भी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही बुलाया गया था। और ये बोलने के बाद वो उसके ऊपर अपना तमंचा तान देता है। अच्छा, तो तुम मुझे जान से मार दोगे? और वैसे भी मुझे अपने मॉम डैड से मिलना था। इनुगामी पूछता है, वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम है कबानी। और ये सुनते ही वो उसके पट से हेडशॉट मार देता है और हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अब मर चुका है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इनुगामी किसी से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मैंने उसे जान से मार दिया है और मारकर दफना भी दिया है। लेकिन यहीं पर हम डोरो को देखते हैं जो कि अब भी जिंदा है और वो इनुगामी से पूछता है, लेकिन मैं तो मर गया था। लगता है बच्चे तुम ये नहीं जानते कि घोल कभी भी मरते नहीं हैं, उनके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो देखो, तुम्हारा निशान जहाँ पर मैंने तमंचे से अटैक किया था वो कब का हील हो चुका है। कबानी कहता है कि वैसे हम कहाँ पर हैं? हम दोनों अब टोक्यो में हैं। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इनुगामी डोरो को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और जैसे ही वो ड्रेसअप होता है तो उसे बाहर से कुछ बच्चों की आवाजें आती हैं। और जैसे ही वो ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है तभी अचानक वहाँ से दो बच्चे बाहर निकलते हैं और वो इसे देखकर काफी चौंक जाते हैं। अरे तुम कौन हो? और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम इनुगामी को देखते हैं जो कि इन सभी को ये बता रहा होता है कि मेरा नाम है इनुगामी और मैं एक डिटेक्टिव हूँ जो कि इंसानों और किमोनो दोनों के केसेस को सॉल्व करता है। और यहाँ पर इनुगामी इन सभी को इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी सीकी उसकी बात को काट देता है और ये पूछता है, क्या ये बच्चा हाफ डीमन है? हाँ, ये बच्चा भी हाफ डीमन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसकी मॉम और डैड में से पक्का कोई न कोई एक डीमन रहा होगा। और तभी सीकी उसकी शर्ट को देखकर ये कहता है, अबे ओए, ये मेरी शर्ट है, तूने ये कैसे पहनी? अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं किसी के भी पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनता। और ये बोलने के बाद सीकी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अकीरा उससे माफी मांगता है। डोरो कहता है कि तुम एक काफी अच्छी लड़की हो अकीरा, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। और ये बोलने के बाद वो रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सीकी ने डोरो के लिए काफी सारे ट्रैप्स बिछाए हुए होते हैं और इन्हें बिछाने के लिए उसने अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल किया होता है और डोरो इसके अंदर फंस भी जाता है। और सीकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं यहाँ पर कार से आया हूँ, कार के अंदर बैठकर। अबे ओए बेवकूफ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह क्या है? जिसके बाद डोरो उसे सारा कुछ बता देता है। और ये सुनने के बाद सीकी कहता है, किसका मतलब? तुम एक अनाथ हो। जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर को ट्रैप से निकाल लेता है, जिससे उसका पैर इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो अपनी किमोनो एबिलिटीज का इस्तेमाल करके अपने पैर को बड़ी आराम से ही हील कर लेता है। इसकी हीलिंग एबिलिटी तो काफी कमाल की है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे कार के अंदर बैठे हुए होते हैं और इनुगामी कहता है कि आज तुम दोनों को इसे बताना है कि हमारा असली काम क्या है। जिसके बाद ये सारे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया होता है। लेकिन यहाँ के सेफ्टी इंचार्ज इन बच्चों को अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन इनुगामी उन्हें कहता है कि ये सारे स्पेशलिस्ट हैं, इन्हें अंदर आने दो। और जब ये सारे अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर दो बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि इनके बाकी फैमिली वाले अंदर हैं। इनुगामी कहता है, क्या तुम सारे आगे आकर देखना चाहते हो? और जैसे ही सीकी और अकीरा आगे आते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि इस रूम के अंदर काफी सारे इंसेक्ट्स हैं। और ये देखकर अकीरा की फट जाती है। और तभी इनुगामी ये बताता है कि ये इंसेक्ट्स काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा लंबा टाइम मिले और कम टाइम में ये इंसानों को मार नहीं सकते। और यहाँ पर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला ये बताता है कि जब हमारा एक बंदा अंदर गया तो इन सारे के सारे इंसेक्ट्स ने उसे घेर लिया। इनुगामी सोचता है कि अगर मैंने अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल किया तो मुझे इसमें काफी लंबा टाइम लग जाएगा और जब तक ये इंसेक्ट्स अंदर उन लोगों को मार देंगे। जिसके बाद वो सारे के सारे पुलिस वालों को बाहर भेज देता है और अब वो इन बच्चों की ही किमोनो पावर्स पर डिपेंड है। सीकी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी स्पाइडर वेब की किमोनो पावर से उन सभी को बचा लूंगा। क्या ये बच्चा एक स्पाइडरमैन है? जिसके बाद वो बड़ी चालाकी से अपने स्पाइडर वेब को पूरे के पूरे रूम में फैला देता है और ये कहता है कि अगर ये कीड़े मेरे स्पाइडर वेब को छुएंगे तो ये उससे चिपक
चिपक जाएंगे और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा माजरा उल्टा पड़ जाता है और ये कीड़े इस वेब पर चलकर सीकी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक डोरो और इनुगामी फटाक से दरवाजा बंद कर देते हैं और यहाँ पर इनुगामी अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी डोरो उसको काफी कॉन्फिडेंस में देखता है और ये कहता है कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, और वो उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन अकीरा उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। इनुगामी कहता है कि वो एक इमोर्टल डीमन है और उसके अंदर ब्लड नहीं है, तो ये कीड़े उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और फिर हम डोरो को देखते हैं जो कि उन कीड़ों के घर तक पहुंच जाता है। इनुगामी कहता है कि इस घोंसले को ऊपर कर दो और ये सारे के सारे कीड़े डिसअपियर हो जाएंगे। और जैसे वो ऐसा करता है तो यहाँ पर सारे के सारे कीड़े गायब हो जाते हैं। और तभी अचानक से वो दोनों बच्चे अंदर आ जाते हैं और अपनी माँ को उठाने की कोशिश करते हैं। प्लीज माँ उठ जाइए। और ये सारा कुछ देखकर डोरो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है। और तभी अचानक वो ये महसूस करता है कि उसके मॉम डैड उसके आसपास ही हैं, पर ये उसका एक वहम होता है। जिसके बाद ये सारे अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर डोरो इनुगामी से पूछता है कि आप एक डिटेक्टिव हो ना? हाँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और यहाँ पर डोरो उनके साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है ताकि वो एक दिन इंसानों और कीमोनों के केसेस को सॉल्व करते करते अपने मॉम डैड तक पहुँच जाए। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हम सीकी को देखते हैं जो कि डोरो से ये कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सोफे पर सोने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में बेड पर सो सकते हो। और डोरो भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, यानी कि सीकी भी दिल का बुरा इंसान नहीं है। और फिर हमें इनुगामी को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वही कहता है कि मेरे पास एक डीमन बच्चा है जिसके पास लाइफ स्टोन है और ये हमारे लिए अच्छी बात है या फिर बुरी, इसका पता तो हमें आगे ही चलने वाला है। और फिर हम दोबारा से डोरो को देखते हैं जिसे इतने मुलायम बिस्तर पर सोने की आदत नहीं होती और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर इनुगामी जिस लेडी से बात कर रहा होता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लेडी काफी खतरनाक है और ये डोरो के साथ कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद इनुगामी सीकी से कहता है कि वो डोरो को लेकर इनारी के पास चला जाए। और इनारी एक केस सुने हैं जो कि ह्यूमन हार्ट्स को मैनिपुलेट कर सकती है और वो एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी है। और फिर ये सारे यहाँ से जाने की तैयारियां करने लगते हैं। जिसके बाद इनुगामी डोरो को एक गुड लक चार्म दे देता है। और फिर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काफी सारे बंदे उसी लड़की का यानी कि इनारी का वेट कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर बस आने ही वाली होती है। और वो आते ही यहाँ पर अपने बालों को लहराती है और इन सभी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। जिसके बाद हम डोरो और बाकी सभी को देखते हैं जो कि इसी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन डोरो रास्ते में रुक जाता है। सीकी कहता है अबे ओए जल्दी चलो, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना है। जिसके बाद ये सारे पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं पर कोई ऊपर से इनके ऊपर नजर रख रहा होता है। और अंदर जाने के बाद ये एक टकले से बोलते हैं कि हमारे पास अपॉइंटमेंट है और हमें इनारी से मिलना है। अबे चलो चलो यहाँ से जाओ, वो बच्चों से नहीं मिलती। अभी ओए टकले हमें अंदर जाने दे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसको देखकर ये टकला खड़ा हो जाता है और वो ये कहती है कि इनारी सामा तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ बे टकले, आ गया स्वाद। लेकिन वो लड़की कहती है कि जिसका नाम कबाने है वही मेरे साथ आने वाला है। और यहाँ पर सीकी की बेइज्जती हो जाती है और जैसे ही कबाने ये डोर ओपन करने वाला होता है तभी ये लड़की उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और उसके सामने इनारी सामा होती है। जिसके बाद वो उसे बैठने के लिए कहती है और ये बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इनुगामी से काफी कुछ सुना है और मैं ये जानती हूँ कि तुम एक हाफ डीमन हो और तुम्हारे पास एक लाइफ स्टोन भी है। हाँ, तुमने सही कहा, मेरे पास एक लाइफ स्टोन है। लाइफ स्टोन काफी रेयर आइटम होता है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? और कबाने उसे ये लाइफ स्टोन दिखा देता है और वो ये कहती है कि इंसान जो भी मेंटल, फिजिकल, सेंसेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये डीमंस उन्हीं को लेकर जिंदा रहते हैं। और जैसे ही वो इस लड़की को इशारा करती है तो वो अचानक से ही कबाने का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो ये कहती है कि इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दो और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और ये उसे मारकर एक ब्रीफ केस के अंदर भर देते हैं पर ये ब्रीफ केस काफी भारी होता है। और ये लड़की जिसका नाम कौन है वो ये कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आखिर आप मेरी माँ की जैसी हो। इनारी कहती है कि अगर मेरे पास और भी ज्यादा लाइफ स्टोन्स होंगे तो मुझे ह्यूमंस के साथ रहना नहीं पड़ेगा। और हाँ, कबानी के साथ उसके दोस्त भी आए थे तो कौन, तुम उन्हें संभाल लेना। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा और सीकी कबानी का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो यहाँ पर आ जाता है पर उसके पास वही ब्रीफ केस होता है। हम तुम्हारा यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे और तुम्हारे पास ये ब्रीफ केस कैसा है? ये मुझे उन्होंने ही दिया है और इसे मुझे इनारी सामा के रूम में रखना है। और ये सारा कुछ सुनने के बाद सीकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस फॉक्स डीमन ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है। लेकिन तभी अचानक उसका सर एक फॉक्स डीमन की तरह बन जाता है। इनारी सामा ने कहा था कि मुझे ये सारा कुछ छुपके करना है लेकिन मेरी असलियत बाहर आ चुकी है और ये
सारा का सारा माया जाल कौन का होता है। सीकी कहता है अच्छा तुम भी एक फॉक्स डीमन हो। जिसके बाद वो इन्हें मारना शुरू कर देती है और अपनी टेल से उनके ऊपर फायर ब्लास्ट कर रही होती है और वो उससे बचते हुए थोड़ी दूर आ जाते हैं। तुमने इस पूरी जगह को आग से भर दिया है और ये सारे लोग भी मर सकते हैं। वैसे इन सारे लोगों को इनारी कंट्रोल कर रही है और इन्हें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा तो ये सारा का सारा एक किस्सुने इल्यूजन है, इसलिए मुझे उससे काफी नफरत है। और ये सुनने के बाद कॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर एक के बाद एक फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर देती है। और ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए काफी सारे टेबल्स को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अबे ओए अकीरा तू भी तो कुछ कर, लेकिन उसकी पहले ही फट रही होती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये दोनों उस ब्रीफ केस को कौन से छीन लेते हैं और जैसे वो इसे खोलकर देखते हैं तो इसके अंदर कबाने का सर होता है। अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अकीरा इसको देखते ही बेहोश हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर कॉन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो दोबारा से एक फॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उन्हें मारने के लिए अटैक्स करना शुरू कर देती है। लेकिन ये दोनों बचकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं और सीकी ये देखता है कि कबाने का सर उससे बातें कर रहा है। सुनो सीकी एक काम करो, मुझे उसके पास एक बॉल की तरह फेंको। अबे ओए ये तू क्या बोल रहा है? तू एक सर है और तू कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर कौन अब भी उन दोनों को ही ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी अचानक सीकी पीछे से आता है और वो कबाने का सर पकड़कर उसकी तरफ फेंक कर मारता है और कबाने उसके कंधे पर काट लेता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और अब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। सीकी कहता है इसका मतलब ये सारा कुछ एक इल्यूजन था, लेकिन उसके हाथ पर जो चोट लगी होती है वो एकदम रियल होती है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि कबाने की पूरी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है और वो एकदम नंगा पुंगा लग रहा होता है। और अभी सारे बाहर आ जाते हैं और इनुगामी इनको देखकर कहता है मुझे पता ही था कि अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी ओए तेरा मतलब क्या है कि अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला था? इनुगामी कहता है मैंने तुम्हें जो गुड लक चार्म दिया था क्या उसने वो ले लिया? और दूसरी तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कि इस लाइफ स्टोन को देखकर काफी खुश हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक ये चेंज हो जाता है, यानी कि ये भी एक इल्यूजन था। और अब इनुगामी उससे कहता है कि इस बार तुमने मेरे बच्चों को जान से मार ही दिया था, पर अब जब हम मिलेंगे तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। और लाइफ स्टोन कबाने के मुंह में होता है। इनारी का ड्राइवर कहता है कि हमें जहाँ पर पहुँचना था हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो काफी गुस्से में होती है। और फिर हमें दोबारा से इन्हीं सबको दिखाया जाता है जो कि कार में जा रहे होते हैं। इनुगामी कहता है कि चलो घर जाने से पहले कबाने के आने पर एक वेलकम पार्टी करते हैं। और अब कॉन की हालत भी काफी गंदी होती है। और जब ये सारे पार्टी करके बाहर आ रहे होते हैं तभी अचानक कॉन इनके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि मुझे कबाने का सर चाहिए। और ये बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये सारे उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं और उसे पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन वो अब भी कबाने के ही पीछे होती है, लेकिन इनुगामी उसको रोक लेता है। और फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारे एक बार के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी 15 वाला ठर्रा पी रहा होता है। और तभी कबाने ये कहता है कि ये जगह आधा ऑफिस और आधा बार क्यों है? जिस पर सीकी बताता है कि ये जगह इनुगामी के पार्टनर की थी और ये दोनों ही इस जगह को रन किया करते थे। और तभी ये बेवड़ा कहता है वैसे मुझे एक लड़की से प्यार है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका नाम, उसका पता क्या था? उसका नाम ढिंचक पूजा। और इस बंदे ने उन सभी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया होता है ताकि वो उसके बारे में पता लगा सके। वैसे मेरा दिल उसका गुलाम है, पता लगाओ यार वो कहाँ पर है। और अभी सारे प्यार के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कबाने को ये समझ आता है कि जब दो इंसान प्यार करते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, मतलब एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं। तुम भी यार कुछ भी सोचते हो। जिसके बाद इनुगामी कबाने को समझाता है कि जब कोई ह्यूमन और डीमन आपस में प्यार करते हैं तभी एक हैन्यू का जन्म होता है, यानी कि हाफ डीमन का। तो अगर मैं प्यार को अच्छे तरीके से समझ पाऊँ तो मैं अपने पेरेंट्स को भी काफी अच्छे से समझ पाऊंगा। जिसके बाद इनुगामी अकीरा और सीकी को कबाने की हेल्प करने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि सुनो कौन, अगर तुमने भी इनका साथ दिया तो मैं तुम्हें बदले में कबाने का सर दूंगा। क्या तुम ये सच बोल रहे हो? और तभी अचानक ये बेवड़ा खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मेरा नाम है योरूनो और कल तक तुम्हें मेरा काम कर देना है। और तभी यहाँ पर हम एक चूहे को देखते हैं जिसको देखकर ये आदमी एक बिल्ली की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है और उसको पकड़ लेता है। जब भी मेरे आसपास चूहे होते हैं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये सारे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बंदे ने एक बैग भरकर चूहे रखे हुए होते हैं जो कि ये उस लड़की को देने वाला है एज अ गिफ्ट। और अभी सारे उस मिशन पर आ जाते हैं और ये ठहरे
टर्की उन्हें उस लड़की की फोटो दिखाता है, क्योंकि नाम तो इसको भी पता नहीं होता। और अब ये सारे एक बिल्ली पर नजर रख रहे होते हैं, और जैसे ये बिल्ली एक सुमड़ी में जा रही होती है तभी अचानक ये पीछे से आ जाते हैं। अरे सुनो, क्या तुम माओ चैन हो? हमारा क्लाइंट तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानना चाहता है। और तभी अचानक ये बिल्ली उसी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसका पिक्चर इस ठरकी ने दिखाया था। और जैसे ये लड़की दोबारा से बिल्ली बनती है तभी अचानक कौन पीछे से आकर इसको पकड़ लेती है। अब बोलो जो तुम इसे बोलना चाहते हो। और अब वो अपना कैट फेस बनाकर ये कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं काफी अकेला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लाइफ में एक रोशनी मिली और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी एक कैट बना दो ताकि हम दोनों एक साथ रहें। और ये लोग काफी सारे चूहे जो कि मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठे करे हैं। और ये लड़की उसकी प्यार भरी बातों में आ जाती है, जिसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। और अब ये सारे इनुगामी के सामने आ जाते हैं। कौन कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कबाने का सर दोगे, एक काम करो अपनी आंखें बंद करो। और अब वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो एक संतरे को कबाने के सर में बदल देता है। और कौन वो संतरा लेकर यानी कि वो सर लेकर यहाँ से चली जाती है। और फिर हम इनुगामी को देखते हैं जो कि कबाने और अकीरा को एक मिशन के बारे में समझा रहा होता है, और ये दोनों ही उसी मिशन पर जाने वाले हैं। वो ये कहता है कि एक रिवर में काफी सारे अजीब क्रिएचर्स देखे गए हैं और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की अननेचुरल तरीके से डेथ हो रही है। और ये सारी बातें सुनते ही अकीरा की फटनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही कबाने इस मिशन के लिए हाँ बोलता है तो अकीरा को भी उसका साथ देना पड़ता है। और अब ये दोनों शिबुया रिवर के पास आ जाते हैं और कबाने यहाँ पर खड़ा होता है और अकीरा भी पूरी किट पहनकर यहाँ पर आता है और कबाने उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद ये दोनों अंडरग्राउंड आ जाते हैं और अकीरा ये बताता है कि मेरा एक भाई था और हम दोनों ट्विंस थे और उसको ही ढूंढने के लिए मैं इनुगामी के पास आया था। और वैसे हमें युकी ओनो को कहा जाता है और हमारा एक क्लैन है जो कि माउंटेन्स के अंदर रहता है और यहाँ पर मेल्स 100 सालों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। और फिर हमें उसके भाई की एक झलक दिखाई जाती है और वही कहता है कि हम दोनों एक साथ इस विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एक साथ इस विलेज को छोड़ देंगे। जिसके बाद अकीरा कहता है कि जब हम दोनों विलेज को छोड़ रहे थे तो हम दोनों बिछड़ गए। मैं तो जिंदा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी जिंदा होगा। कबाने कहता है कि इसका मतलब तुम स्नो और आइस को कंट्रोल कर सकते हो, तो चलो एक काम करो, इस रिवर को फ्रीज कर दो। मैं ऐसा कर तो सकता हूँ लेकिन इसके अंदर जितने भी क्रिएचर्स होंगे वो सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक अजीब सा फ्रॉग जैसा डीमन आ जाता है जो कि अकीरा को पकड़ लेता है, लेकिन कबाने उसे छुड़वा लेता है पर उसकी नाक अकीरा के फेस पर लग जाती है। और जैसे ये डीमन दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पर तनुकी आ जाता है और अकीरा उसको देखकर गले से लगा लेता है और ये एक लेटर लेकर आता है जो कि इनुगामी ने इनके पास भेजा हुआ होता है। और इसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर एक फ्रॉग किमोनो डीमन है जो कि यहाँ पर लोगों को जान से मार रहा है और इनुगामी ने उन दोनों की हेल्प करने के लिए एक ब्लड भी भेजा होता है। अगर वो इस ब्लड को पानी के अंदर डालते हैं तो सारे के सारे डीमंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अकीरा को इस बात से थोड़ा डर लग रहा होता है लेकिन वो अपने भाई को ढूंढना चाहता है। और जैसे ही इस ब्लड को पानी के अंदर डालते हैं तो सारे के सारे फ्रॉग डीमंस बाहर आ जाते हैं और आते ही इनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तनुकी और कबाने उन सारे के सारे डीमंस को संभाल रहे होते हैं। मैं काफी कमजोर हूँ और मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता। और तभी अचानक एक फ्रॉग डीमन कबाने को काट लेता है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। वैसे मैं इन सभी को फ्रीज कर सकता हूँ लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी उसे अपने भाई की बातें याद आती हैं। तुम बस अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है और यहाँ पर सारे के सारे फ्रॉग डीमंस जम जाते हैं, यानी कि उनकी कुल्फी बन जाती है। और जैसे अकीरा कबाने को देखता है तो उसकी बॉडी भी जम चुकी होती है सिवाय उसके सर के। कबानी कहता है, अरे वाह, तुम तो काफी कमाल के हो। और यहीं पर हम एक काफी बड़े फ्रॉग डीमन को देखते हैं जो कि इन सभी को थैंक्स बोल रहा होता है और वो ये कहता है कि ये सारे के सारे फ्रॉग्स अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे और यहाँ तक खींचे अपने बच्चों को भी जान से मार रहे थे, लेकिन तुमने आकर इन्हें ठिकाने लगा दिया, इसके लिए शुक्रिया। और अकीरा इस जगह की एक फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वो सीकी को चिढ़ा सके और ये बता सके कि आज उसने क्या किया है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कबाने सफाई कर रहा होता है और वो अपने सामने एक डोर को नोटिस करता है जिसके ऊपर मी हाय लिखा हुआ होता है और उसे याद आता है कि इनुगामी ने उसे मना किया है कि उसे ये डोर नहीं खोलना। और तभी अचानक उसके अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि कबाने को अंदर खींच लेता है। और जैसे ही इनुगामी को इस बात की भनक लगती है वो भागकर कबाने के पास आता है, लेकिन कबाने यहाँ पर सही सलामत होता है और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि कबाने को काफी अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा होता है।
इनुगामी कहता है कि तुम इसे ऐसे ट्रीट करना बंद करो। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मेरा नाम है मिहाई और मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरा काम है इनुगामी के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। और अब ये बंदा कबाने को अपना नौकर बनाकर रख लेता है और वो ये कहता है कि आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे ला कर दोगे। और अब ये सारे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इनुगामी ये बताता है कि मिहाई मेरे साथ काफी लंबे टाइम से है और वो एक वैम्पायर की मोनो है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज काफी खतरनाक हैं और साथ ही में उसका दिमाग भी काफी तेज है। और ये उन सभी को उस रूम से दूर रहने के लिए कहता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कबाने मिहाई के लिए पानी लेकर आया हुआ होता है और तभी यहाँ पर सीकी आ जाता है। तुम चाहे कोई भी हो लेकिन कबाने को ऐसे ट्रीट करना बंद करो। जिसके बाद ये और मिहाई आर्म रेसलिंग करते हैं, जिसके अंदर मिहाई उसको हरा देता है और यहाँ तक कि वो कबाने को भी काफी आराम से हरा देता है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कबाने बाहर जा रहा होता है और वो मिहाई के बारे में ही सोच रहा होता है कि मिहाई काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरे पास भी उस डीमन की पावर्स होती तो मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक लड़की पेड़ पे से नीचे गिरती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कौन है, जिसको देखकर कबाने अपना सर ढक लेता है। तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनारी ने पहले ही किसी और को हायर कर लिया है। और कबाने उससे कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और कौन उसके ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक कबाने उसकी जोरदार हेडबट मारता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम मिहाई को देखते हैं, जो कि इनुगामी से बातें कर रहा होता है और वो ये कहता है कि जब मैं कबाने के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा था तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया और अब मैं वीडियो गेम्स नहीं खेल सकता। और फिर हम दोबारा से कबाने को देखते हैं और कौन भी उसी के पास सो रही होती है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो कबाने उससे कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम अपने घर नहीं जा सकती, तो एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो मना करती है कि मैं एक कित्सुने हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कबाने कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। और ये सुनने के बाद वो काफी खुश होती है। और जैसे ही कबाने घर पर आता है वो ये देखता है कि इनुगामी यहाँ पर नहीं है और मिहाई और बाकी सभी किसी केस पर चर्चा कर रहे हैं। मिहाई कहता है कि इनुगामी यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं, तब तक मैं इस केस को सॉल्व कर रहा हूँ। और फिर हम सीकी को देखते हैं, जिसने यहाँ पर काफी सारे हीटर्स ऑन कर दिए होते हैं और वो अपनी पूरी बॉडी को अपने वेब से कवर कर लेता है। और अब मिहाई उन सभी को मिशन समझा रहा होता है और वो ये कहता है कि बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले साल 16 लोगों ने अपनी जान ली थी, लेकिन इस साल उसने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और हमारा मिशन ये है कि हमें ये पता करना है कि उस कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है कि किसी ने भी अब सुसाइड नहीं की। और ये कंपनी पिछले साल बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन अब इसने दोबारा से स्टैंड कैसे ले लिया है, वो भी इतनी जल्दी। और फिर हम इनुगामी को देखते हैं, जिसे मिहाई ने एक रूम के अंदर बंद कर दिया होता है और यहाँ पर एक पासवर्ड भी होता है, जिसे खोलने के बाद ही इनुगामी यहाँ से बाहर आ सकता है। जिसके बाद ये सारे बच्चे उस जगह पर पहुँच जाते हैं और फिर हम मिहाई की एक कार को देखते हैं, जो काफी ज्यादा एडवांस होती है और इसके अंदर कैमरास भी होते हैं और यहाँ तक कि ये गायब भी हो सकती है। और जैसे सीकी अंदर देखता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक वर्कर डरना शुरू कर देता है और वो यहाँ से भाग जाता है। मैं ये काम नहीं करूँगा। और यहाँ पर मैनेजर आ जाती है, तुम अभी डर रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। और जैसे ये दोनों एक अंधेरे कमरे में आते हैं तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक डेमन होता है, जो कि अपनी स्ट्रॉ इसके कान में डाल देता है और इसके दिमाग का सारा जूस पीना शुरू कर देता है, जिससे ये बंदा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये सारा कुछ देखकर इन सभी को उल्टी आ रही होती है और तभी ये डीमन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका दिमाग तो काफी ज्यादा अच्छा था और अब ये बंदा दोबारा से खड़े होकर अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। और सीकी ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अब अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा है। और अब मिहाई ये सारा कुछ पता करने के लिए इनुगामी के पास आता है और इनुगामी उसे ये बताता है कि ये एक मॉस्किटो डीमन है, जिसे कानोनबा कहा जाता है और ये डीमंस इंसानों का खून पीते हैं और कभी कभी उनका ब्रेन भी खाते हैं। और अब सीकी भी ये सारी बातें समझ जाता है कि इस जगह पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास अपना ब्रेन नहीं है और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। और मिहाई भी समझ जाता है कि आखिरकार यही वजह है जिससे वहाँ पर सुसाइड्स होनी रुक गई हैं। और अब ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए उनसे लड़ने का प्लान बना रहे होते हैं और अकीरा तो घोड़े बेचकर सो जाता है। जिसके बाद मिहाई अपनी कार का इस्तेमाल करता है और दीवार पर टक्करें मारना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर शोर होता है और एक लड़की आकर उस कार को उठा लेती है और अपनी पॉकेट में रख लेती है। और इस जगह पर ये तीनों मॉस्किटो डीमंस होती हैं और सीकी को ऐसा लगता है कि अब उसके पास कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर भी एक मॉस्किटो डीमन आ जाती है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी अचानक उसकी पॉकेट में रखी हुई कार बिजली के झटके मारने शुरू कर देती है, जिससे इस मॉस्किटो डीमन का काम 25 हो जाता है। और अब ये
कार बाहर आकर सीकी से कहती है कि इसे तो मैंने संभाल लिया और बाकी को तुम संभालो। लेकिन सीकी की हालत काफी गंदी हो रही होती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे कोई पैनिक अटैक आया है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। मिहाई कहता है कि चलो अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा। और अब सीकी अपने पास्ट को याद करता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, लेकिन उसे ये बात याद नहीं है कि वो उनसे अलग कैसे हुआ। और यहाँ पर मिहाई कबानी और अकीरा को ये बता देता है कि सीकी काफी बड़ी दिक्कत में है, जिसके बाद ये दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। और तभी अचानक उनके सामने उन तीनों में से ही एक डीमन आ जाती है और वो उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार होती है। और इस तरफ हम सीकी को देखते हैं जिसे अब भी पैनिक अटैक आया हुआ होता है और वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। मैं काफी कमजोर फील कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। कबानी कहता है कि हमारे रास्ते में भी एक डीमन आई थी, लेकिन हमने उसे निपटा दिया और अब हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद सीकी को काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है और मिहाई उससे कहता है कि वो देखो उन दोनों ने एक डीमन को हरा दिया और तुम यहाँ पर अकेले खड़े हो। और ये सुनने के बाद सीकी उस कार पर एक जोरदार मुक्का मारता है और ये डीमन कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी बहनों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये मॉस्किटो डीमन सीकी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है, लेकिन वो इससे बच जाता है, जिसके बाद वो अपना नाइट विजन ऑन कर लेती है। लेकिन तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि सीकी ने इस मॉस्किटो डीमन को अपने वेब के अंदर फंसा लिया है और वो ऊपर से आकर उसके फेस पर जोरदार लाते मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर कबानी और अकीरा भी आ जाते हैं। सीकी उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने में काफी टाइम लगा, लेकिन मैंने इसे काफी पहले ही हरा दिया था। और अब ये दोनों मॉस्किटो डीमंस बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनकी बड़ी सिस्टर आ जाती है और वो आते ही अपनी ही दोनों बहनों का दिमाग खा लेती है और वो ये कहती है कि अब मैं इन सारे बच्चों को भी जान से मार दूंगी। और जैसे ही कबानी उसके ऊपर अटैक करता है तो ये मॉस्किटो डीमन अपनी निडल को कबानी की बॉडी के आर पार कर देती है। अकीरा भी अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके आसपास पानी नहीं होता तो ये मैजिक फेल हो जाता है और कबानी उससे लड़ते हुए ये सोच रहा होता है कि इसने अपनी दोनों बहनों को जान से मार दिया, अगर इसने मुझे भी हरा दिया तो मेरे बाकी साथी भी जान से मारे जाएंगे। और अब ये डीमन कबानी का हाथ तोड़ देती है। मिहाई कहता है कि तुम इसे ऐसे हरा नहीं सकते, तुम्हें अपनी किमोनो पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। और ये सुनने के बाद कबानी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे उसके बाल भी रेड हो जाते हैं। और अब वो इस डीमन के टेंटिकल्स को भी उखाड़ कर बाहर फेंक देता है, जिससे इस डीमन की फट जाती है। ये तो वही पावर्स हैं जो कि मुझे पहले भी महसूस हुई थी। और जैसे कबानी इस डीमन को जान से मारने वाला होता है, तभी इनुगामी यहाँ पर आ जाता है और उसको रोक लेता है। हमारा काम बस इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी को जान से मारना नहीं है। और फिर यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है नोबिमारू और वो ये कहता है कि मैं इनारी सामा के लिए काम करता हूँ। और अब ये उस डीमन के पास जाकर उसकी बॉडी में कुछ टीके इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और जैसे ये अपनी चुटकी बजाता है तो ये डीमन जलकर खाक हो जाती है। कबानी कहता है कि यहाँ पर 2 और हैं जिन्हें हमने एलिमिनेट किया है, क्या तुम इन्हें भी मारने वाले हो? नोबिमारू कहता है कि इंसानों को किमोनो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम इनसे रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर सीकी की हालत काफी खराब होती है। नोबी उन्हें कहता है कि तुम इसे लेकर हॉस्पिटल चले जाओ। और जैसी कबानी उसे लेकर यहाँ से जा रहा होता है, तभी नोबी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इनारी अभी भी तुम्हारे लाइफ स्टोन के पीछे है, लेकिन वो उसे खुद लेना नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये लाइफ स्टोन तुम उसे खुद दो। लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये सारा कुछ क्यों बता रहे हो? वैसे मैं इनारी को पसंद नहीं करता। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबानी लेटा हुआ होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो अब भी अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रहा होता है। और फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स अब बंद हो चुकी है और उसके ऊपर एक केस भी रजिस्टर हो चुका है। और सीकी जहाँ भी जा रहा होता है, कबानी उसके पीछे पीछे होता है और कबानी ये देखकर काफी खुश होता है कि सारे लोग उसकी आंखों के सामने हैं और सारे सही सलामत हैं। और तभी अचानक उसे ये बात याद आती है कि उसने कौन से प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने के लिए आएगा। जिसके बाद कबानी उससे मिलने के लिए चला जाता है और वो ये नोटिस करता है कि कौन ने काफी सारी फिशेस पकड़ी हुई होती हैं, लेकिन अब ये सारी की सारी खराब हो चुकी हैं। और कौन ये बताती है कि उसने ये सारी फिशेस उन दोनों के लिए ही पकड़ी थी ताकि वो दोनों इन्हें बैठकर आराम से खा पाएं। लेकिन तभी अचानक हम पेड़ के ऊपर बैठे हुए नोबी को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है, यानी कि वो कबानी पर नजर बनाए हुए है।
और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर सीकी का जन्म हुआ था, क्योंकि सीकी को अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है। और तभी हमें ये पता चलता है कि उस जगह पर सीकी के अंकल हैं और सीकी ये बताता है कि मैं इनुगामी के साथ रहने से पहले अपने अंकल के साथ रहा करता था। और अभी सारे गाड़ी से बाहर आकर अपना अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक कबानी की नजर एक बुक पर जाती है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ निशिकिगुमो। वैसे ये कहानी इस जगह पर काफी मशहूर है और इस किताब में ये लिखा हुआ था कि एक बार एक इंसान ने एक स्पाइडर को पाला था और वो उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। और जैसे उसकी आंख अगली सुबह खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि उसके घर में चारों तरफ गोल्डन स्पाइडर वेब हैं और ये बंदा उन जालों को बेचकर काफी सारे पैसे कमाता है और अमीर बन जाता है। और यहीं पर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि सीकी को काफी गौर से देख रही होती है और उसे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मुझे क्यों देख रही है। और कुछ देर के बाद यहाँ पर इनुगामी आ जाता है और उनके साथ होते हैं सीकी के अंकल और सीकी उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद ये सारे एक अलग जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सीकी के अंकल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा नाम है अकियो टाडेमारू और मैं सीकी का अंकल हूँ और साथ में एक स्कॉलर भी। वैसे मेरे अंकल किमोनो नहीं है, लेकिन उन्हें किमोनो के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है। और वैसे मैं ये जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने मॉम डैड के बारे में जानने के लिए आए हो, तो चलो मैं तुम्हें वही बताता हूँ। और आकियो ये बताता है कि जब मैं कॉलेज के अंदर था तो मैं इसी किताब के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जिसके लिए मैं जंगलों में इधर उधर भटकता रहता था और तभी मैं तुम्हारी माँ से मिला। और इसी आधी स्टोरी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि कबानी और अकीरा आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर सीकी आ जाता है, क्या भाई अकेले अकेले मेरे लिए भी मंगा दो। और वही पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता लगा? वैसे मेरे मॉम डैड मर चुके हैं। और फिर हम दोबारा से आकियो को देखते हैं जो कि ये बताता है कि जब तुम तुम्हारी मॉम के पेट में थे तो उनकी तबीयत काफी खराब थी और जब तुम 5 साल के हुए तो उन्होंने तुम्हारे सामने दम तोड़ दिया और तभी से तुम्हें ये ट्रॉमा अटैक्स आते हैं। और कबाने को उसका ऐसा बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर कुछ छुपा रहा है। अकीरा कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। अबे ओए ऐसा कुछ भी नहीं है। इनुगामी पूछता है, वैसे अकियो कहाँ पर है? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें उसी नदी के पास छोड़ दिया। और फिर अगले सीन में ये सारे आराम से नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर नोबिमारू आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो मेरे साथ फायरफ्लाइज देखने के लिए चलते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे फायरफ्लाइज को देखने के लिए आए होते हैं और ये व्यू काफी कमाल का लग रहा होता है। पर सीकी को ये सारा नजारा कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि उसने ये सारा कुछ पहले देखा हुआ है। जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है और वो ये सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने इस जगह पर काफी सारे निशान छोड़े थे और अब वो इन सारे निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और अब वो अपनी माँ की बातों को याद करता है। वो कहा करती थी कि जब भी वो काम पर जाती थी तो वो मुझे मना करती थी कि मैं उनका पीछा ना करूं। और अब वो ये सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो ये कहता है कि एक दिन मैंने उनका पीछा किया और जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला जहाँ पर वो काम किया करती थी तो मैंने अंदर कुछ ऐसा देखा जो काफी भयानक था। और अब सीकी फाइनली उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ की ये सारी मेमोरीज उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और उसे ये सारी मेमोरीज याद करके काफी गुस्सा आ रहा होता है। और इस रूम के अंदर आने के बाद वो ये नोटिस करता है कि बचपन में उसने ये देखा था कि इस रूम के अंदर उसकी माँ के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जिसके बाद नोबिमारू भी यहाँ पर आ जाता है और वो सारी चीजें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल किमोनो बनाने की तैयारियां चल रही थी। और वो ये बताता है कि यहाँ पर कुछ सालों पहले ऐसा ही इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया था कि कोई इंसान किमोनो प्रोडक्ट्स बनाकर उन्हें मार्केट में बेच रहा है और इसके बारे में किसी भी इंसान को पता ना चले, इसीलिए इनारी ने ये सारा कुछ बंद करवा दिया था। और यहाँ तक कि उन्होंने उस बंदी का नाम ब्लैक लिस्ट भी करवा दिया था। और फिर हमें अकियो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा हुआ होता है और तभी उसकी रिंग बजती है और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो सामने इनुगामी खड़ा होता है। जिसके बाद नोबी ये खुलासा करता है कि उस बंदी का नाम अकियो टाडेमारू था जिसे इनारी ने ब्लैक लिस्ट किया था। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से वही एक इंसान था जिसने किमोनो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बेचे थे। कबाने कहता है कि सीकी के अंकल का नाम भी अकियो टाडेमारू है। और फिर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सीकी ये नोटिस करता है कि उसकी मॉम के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से आकर बेहोश कर देता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उसके अंकल अकियो होते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत काफी खराब है और हम किसी ह्यूमन डॉक्टर की हेल्प नहीं ले सकते। और ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और सीकी भी अपनी मॉम के बारे में बार बार पता कर रहा होता है, लेकिन टाडेमारू बार बार एक ही जवाब देता है कि उसे और समय चाहिए। लेकिन बार बार ये सारी बातें सुनने के बाद सीकी को इस बात पर यकीन हो जाता है कि उसके अंकल उससे झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो
वो इस सारी सच्चाई को खुद पता लगाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब यहाँ पर प्रेजेंट में सीकी बोलता है कि अगर इस सब के पीछे मेरे अंकल हुए तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरफ हम इनुगामी को देखते हैं जो कि आकियो के साथ जा रहा होता है और वो ये कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो गोल्डन वेब कैसे बनाया था। जिसके बाद आकियो ये बताता है कि जब मैं सीकी की मॉम से मिला था तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि किमोनो असली में एग्जिस्ट करते हैं और जो भी उस किताब के अंदर लिखा हुआ है वो सारा कुछ सच है। जिसके बाद वो ये बताता है कि सीकी के डैड भी एक दुर्घटना में मारे गए और उसकी मॉम ने मुझे खुद कहा था कि सीकी की अच्छी लाइफ के लिए मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं। और यहाँ पर आकियो इस बात को भी जानता है कि उस कहानी के अंदर जिस किमोनो का जिक्र किया गया है वो एक म्यूटेंट किमोनो था और ये काम करना हमारे लिए काफी मुश्किल था। लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमने वो किमोनो गोल्डन वेब बना ही लिया जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज थी और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी इंजरी को आराम से ठीक कर सकता था और लोग भी मुझे याद रखते। लेकिन इनुगामी ने यहाँ पर सीकी को कॉल लगाई हुई होती है और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद सीकी भी यहाँ पर आ जाता है और वो इसे अपने स्पाइडर वेब में पकड़ लेता है और ये कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सीकी ने काफी गंदे तरीके से अपने अंकल को पकड़ा हुआ होता है। अबे ओए ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसे फोन दिखाता है और ये कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम ये जो भी कर रहे हो प्लीज इसे बंद करो। वैसे मैंने इनुगामी के फोन से वो सारा कुछ सुन लिया है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मॉम को सपोर्ट करने के लिए किया था। मेरी मॉम का नाम अपने गंदे मुँह से लेना बंद करो। और तभी अचानक यहाँ पर अकीरा भी आ जाता है जिसे इन सभी ने पीछे छोड़ दिया था। अबे ओए तुम मुझे छोड़कर पीछे क्यों आए? लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके पीछे एक अजीब सा किमोनो आ जाता है पर इनुगामी उसे बचा लेता है। लेकिन इससे उसकी बॉडी पर एक कट लग जाता है और फिर देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे किमोनो आने शुरू हो जाते हैं और इस कट से इनुगामी की बॉडी में जहर फैलना शुरू हो जाता है। सीकी पूछता है क्या ये सारे किमोनो इसी जंगल के अंदर रहते हैं? वैसे ये सारे तुम्हारे सिबलिंग्स हैं और ये उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद पैदा हुए थे जो कि मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर किए थे। और ये सुनने के बाद सीकी चौंक जाता है। तभी आकियो ये बताता है कि ये सारे गोल्डन वेब क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन ये काफी चालाक हैं और बोल सकते हैं। जिसके बाद वो ये बताता है कि ये सारे किमोनो उन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं जो कि तुम्हारी मॉम यूज किया करती थी। और अब ये सारे किमोनो सीकी से उसकी मॉम की तरह ही बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये सारा कुछ सुनकर सीकी काफी टूट जाता है और वो अपनी मॉम की ही बातों को याद करता है। और तभी नोबी ये कहता है कि ये अब लड़ नहीं सकता। कबाने उसके पास आता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक किमोनो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी कबाने उसकी एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पीछे गिरा देता है और इस तरफ कुछ किमोनो इनुगामी और अकीरा को घेर लेते हैं। लेकिन तभी अकीरा इनुगामी का हाथ फ्रीज कर देता है ताकि वो जहर उसकी बॉडी में ना फैले। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी छोटी लड़की को देखते हैं और वो ये कहती है कि अगर तुम्हें अपने हाथ को सही करना है तो मेरे साथ चलो। और अब ये सारे के सारे किमोनोस कबाने पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अकेला ही इन सभी को काफी आराम से मार रहा होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भी एक डेमन बन चुका है। और तभी आकियो ये बोलता है कि ये सारे सीकी के भाई बहन हैं तो तुम इन्हें मत मारो, वैसे मुझे बस तुमसे मतलब है और मैं तुम्हें ही मारना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एक काफी बड़ा किमोनो आ जाता है और कबाने उसके हाथ के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर अटैक करता है। और इस तरफ नोबी ने भी काफी सारे किमोनोस को निपटा दिया होता है। और फिर हम दोबारा से कबाने को देखते हैं जिसने अपनी शर्ट उतार दी होती है और अब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस किमोनो के ऊपर अटैक करता है। और इस तरफ ये लड़की इनुगामी को लेकर एक पानी के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम अपना हाथ इसके अंदर डालो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। और जैसे ही इनुगामी ऐसा करता है तो उसका हाथ हील हो जाता है। और अब ये लड़की उनसे हेल्प मांगती है और ये कहती है कि हमें आकियो को मरने से बचाना होगा क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना है। और इस तरफ हम कबानी को देखते हैं जिसने सारे के सारे किमोनोस को जान से मार दिया होता है। लेकिन इसमें उसका हाथ भी कट जाता है लेकिन वो हील होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और जब उसे ये एहसास होता है कि उसके आसपास कोई भी किमोनो नहीं है तो वो आकी को पकड़कर सीधा सीकी के पास फेंक देता है। अब तुम इसके साथ वो कर सकते हो जो कि तुम करना चाहते थे। वैसे मुझे इन सारे किमोनोस के अंदर से अपनी माँ की आवाजें आ रही थी और अगर मैं अपने अंकल को भी जान से मार दूं तो भी मेरी फैमिली वापस नहीं आएगी। और तभी अचानक इनुगामी और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं और आकियो उस छोटी सी लड़की को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम
तुम यहाँ पर क्यों आई? इससे पहले ये सारे तुम्हें मारे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कोकून जो कि मैंने बनाया था वो तुमने कहाँ पर रखा हुआ है? मेरा गेम अभी ओवर नहीं हुआ है और जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। नोबी कहता है क्या ये इसकी बेटी है? और ये सुनने के बाद सिकी सोचता है अबे इस नल्ले की तो शादी भी नहीं हुई थी तो इसकी बेटी कहाँ से आई? और अब ये सारे इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। और वो ये कहती है कि मेरा नाम है आया, यानी कि फाइनली हमें इस लड़की का भी नाम पता चल चुका है। और अब इनुगामी मिहाई को फोन लगाता है और ये पूछता है कि तुम मुझे इस बंदे के बारे में बताओ कि इसने पिछला टाइम कहाँ पर स्पेंड किया है। और मिहाई कहता है कि ये बंदा ज्यादा टाइम स्प्रिंग के पास था और वो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स का नाम भी लेता है। और ये सुनने के बाद सिकी काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये उसकी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स थे। और तभी हम इस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि भागकर कहीं पर जा रही होती है, लेकिन सिकी उसको रोक लेता है और ये कहता है कि तुम नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। और तभी अचानक सिकी ये नोटिस करता है कि अंदर उसकी मॉम होती है और उसे एक किमोनो गार्ड कर रहा होता है, लेकिन सिकी उसे मारकर दोबारा से बाहर आ जाता है। क्या तुमने मेरा वो कोकून ढूंढ लिया? अंदर मेरी माँ है और मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। और फिर आया ये बताती है कि वही वो गोल्डन वीविंग है जो कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद पैदा हुई थी। जिसके बाद इनुगामी और बाकी सभी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि सिकी ने एक लेडी को पकड़ा हुआ है और वो ये पूछते हैं क्या ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी मॉम है और अब मैं अपने अंकल को भी नहीं मारूंगा। और अब ये सारे दोबारा से टोक्यो जाने का प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनुगामी ये नोटिस करता है कि नोबी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से गायब है। और यहाँ पर आकियो काफी गुस्से में होता है और ये कहता है कि अब भी यहाँ पर काफी सारे किमोनो हैं और मैं दोबारा से शुरुआत कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो भी अपनी किमोनो फॉर्म में आ जाता है और नोबी भी यहाँ से इसीलिए गायब हुआ था ताकि वो टाडेमारू को जान से मार सके। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और अब ये सारे टोक्यो के एक क्लिनिक के अंदर होते हैं और अभी भी उसकी मॉम की हालत काफी खराब है और इसी जगह पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे उसकी मॉम के पास बैठे हुए होते हैं और ये बूढ़ी अम्मा उसका इलाज कर रही होती है और वो ये कहती है कि तुम सारे घबराओ मत, इसे बस साइकोलॉजिकल इलनेस है, ये ठीक हो जाएगी। और वो ये बताती है कि इस लेडी के ऊपर काफी टफ टाइम गुजरा है तो इसे सही होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और सिकी अपनी मॉम का ख्याल रख रहा होता है और दरवाजे के बाहर वही छोटी बच्ची खड़ी होती है यानी कि आया। और वो यहाँ पर खड़ी हुई टाडेमारू की बातों को याद करती है कि वो इस बच्ची को कैसे ट्रीट किया करता था, लेकिन अब उसे पता है कि उसका एक बड़ा भाई है। लेकिन सिकी बाहर उसकी आहट सुन लेता है और वो ये कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। और यहाँ पर आया काफी रिग्रेट कर रही होती है और वो ये कहती है कि अगर तुमने सारे किमोनो को जान से मार दिया तो मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची की तरह लगती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आज मेरी मॉम जिंदा है तो उसकी वजह तुम हो। और ये सुनने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। क्या मैं इन्हें मॉम बुला सकती हूँ और तुम्हें बड़ा भाई? और तभी अचानक उसकी मॉम को भी होश आ जाता है और वो अपने सामने अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश होती है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर इनुगामी इन दोनों को एक मिशन के बारे में समझा रहा होता है और यहाँ पर सिकी को इनके पास आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिकी इन सभी से बोलकर गया था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और इन सभी को ऐसा लगता है कि सिकी ने किमोनिस्ट की जॉब छोड़ दिया है, लेकिन तभी अचानक सिकी यहाँ पर आ जाता है। जब तक मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प ना कर दूं, तब तक मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आया भी यहाँ पर आ जाती है और वो इनुगामी से कहती है कि मुझे उस बूढ़ी अम्मा के साथ काम करना है, वो भी क्लिनिक में। जिसके बाद इनुगामी उसका एग्रीमेंट बनाना शुरू कर देता है और वो कबाने को देखकर ये कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसने टाडेमारू को काफी गंदे तरीके से मारा था। और तभी वो उछलकर कबाने के पास आ जाती है और उसे डेट के लिए पूछती है और कबाने भी हाँ बोल देता है, जिसको देखकर सिकी नीचे फैल जाता है और उसको यकीन नहीं आता कि उसकी बहन ऐसी बातें कर रही है, वो भी उसके सामने। और कौन के आते ही इन दोनों लड़कियों में तकरार होनी शुरू हो जाती है। और अब हम इनुगामी को देखते हैं जो कि इन सभी को एक मिशन दे रहा होता है और वो ये कहता है कि एक किमोनो ऐसा है जो कि सारे लोगों की स्किन को उखाड़ रहा है, जैसे कि उनकी होंठ और आईलैशेस। और ये सुनते ही अकीरा की फटने लगती है और यहाँ पर आया अपने पेशेंट्स बढ़ा रही होती है। क्या आप मुझे उनके नंबर दे सकते हो जिनके ऊपर उस किमोनो ने अटैक किया है? और यहाँ पर कौन भी उसी को देख रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि आया काफी बेस्ट है। और अब कौन भी ये डिसाइड करती है कि वो भी इन सभी के साथ जाने वाली है। जिसके बाद ये सारे उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है और यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है जो कि उन्हें आगे जाने से मना करता है। कौन कहती है कि मैं इनारी के लिए काम करती हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे आगे जाने से रोक देता है।
कबाने कहता है कि हम सारे इनुगामी की तरफ से हैं और ये पुलिस वाला उन्हें आगे जाने देता है और आगे जाते हुए ये सारे कौन से बिछड़ जाते हैं और कौन को आया के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर उसे एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और इस तरफ आया को किसी ने हवा में उठाया हुआ होता है और जैसे ही कबाने हवा में एक पंच मारता है तो आया नीचे आ जाती है, जिसके बाद ये सारे समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक इनविजिबल डीमन है। और तभी अचानक ये डीमन सामने आ जाता है और वही कहता है कि मैं एक किमोनो डीमन हूँ और मेरा नाम है कातानाशी। जिसके बाद ये किमोनो बताती है कि वो एक इंसान से प्यार करती है और उसे पाने के लिए वो ये सारा कुछ कर रही है। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस जगह पर कौन और आया की अलग ही कहानी चल रही होती है और ये दोनों एक दूसरे से काफी गुस्से में होती हैं। और फिर कौन गुस्से में आकर आया के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन कबाने उसे रोक लेता है और वो आया को दिलासा दे रहा होता है। और ये देखकर कौन को अंदर ही अंदर जेलसी फील हो रही होती है। और अब ये सारे घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर आया ये बताती है कि मैंने उस किमोनो के लिए अपनी स्किल से एक बॉडी बना ली है। और ये देखकर सीकी काफी शॉक्ड हो जाता है, ये तो हमसे काफी आगे है। और वो जाते हुए कबाने को एक मीठी मीठी पप्पी दे जाती है, जिसे देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कबाने कौन से मिलने के लिए आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने उसके ऊपर अटैक्स क्यों किए, क्योंकि उसने कहा था कि उसे बेस्ट बनना है और मुझे भी इनारी के लिए बेस्ट बनना था। और वो कबाने से पूछती है कि मुझे नंबर 1 बनने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और यहाँ पर इनुगामी एक मेमोरियल के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर कबाने ने किमोनोस को जान से मारा था। और अगली सुबह हम आया को देखते हैं, जो कि कबाने से मिलने के लिए इनुगामी के ऑफिस में आ जाती है। और सीकी उस पर काफी गुस्सा करता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो तो कबाने से आकर लिपट जाती है। और यहीं पर कौन भी आ जाती है और अब ये दोनों दोबारा से लड़ना शुरू कर देती हैं। और ये देखकर अकीरा कहता है कि सुनो कबाने, इन दोनों में से तुम्हारी एक ही लवर हो सकती है और अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम किसे चुनते हो। लेकिन वो तो इनुगामी का नाम लेता है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां इनुगामी से लड़ना शुरू कर देती हैं। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्नो विलेज को देखते हैं और यहाँ पर 2 बच्चों ने जन्म लिया होता है, जो कि बस 100 सालों में एक बार होता है। और शायद से ये कहानी अकीरा की है। और अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक सिटी में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी टक्कर कुछ बंदों से हो जाती है, जो कि उसे खोपची में लेकर आ जाते हैं और वो उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। और ये बंदा कहता है, क्या तुम इनुगामी को जानते हो? और वो इन सारे छपरियों को एक स्केच दिखाकर ये पूछता है, क्या तुमने कभी ऐसे बंदे को देखा है? लेकिन ये सारे छपरी नल्ले बेरोजगार उससे मस्ती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी ये उनमें से एक बंदे को जमा देता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मिहाई के पास एक सॉफ्ट टॉय होता है, जिसके अंदर वो एआई को फिट कर देता है। और ये सॉफ्ट टॉय अकीरा को काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ पर वो और उसका भाई जब भी कुछ करने के लिए जाते थे तो यहाँ की फीमेल गार्ड उन्हें ऐसा करने से रोक लेती थी, क्योंकि इस विलेज के सर्वाइवल के लिए ये दोनों बच्चे काफी इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि इस विलेज के अंदर यूकी ओनो को 100 साल में सिर्फ एक बार ही पैदा हुआ करते थे, इसीलिए इन दोनों भाइयों को काफी अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। और यहाँ पर अकीरा का भाई अपनी मॉम के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि इस विलेज के अंदर जब भी कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा करने के बाद वो मर जाती है। और इन्होंने बस अपने डैड को ही देखा था, जिन्हें काल कोठरी के अंदर बंद किया गया है, क्योंकि इनका बिहेवियर पागलों की तरह हो चुका है। और इसीलिए ये दोनों भाई इस गाँव से बाहर निकलने का प्लान बनाते रहते थे। और फिर हम इनुगामी को देखते हैं, जो कि इन सभी से कह रहा होता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर संभाल लेना। लेकिन उसके जाती अकीरा सारा काम 25 करना शुरू कर देता है, यानी कि सारा काम उल्टा पुल्टा कर रहा होता है। और ये देखकर सीकी उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। और फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। और फिर हमें दोबारा से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों भाइयों को एक बैग मिलता है, जिसके अंदर एक मैगजीन होती है और इसमें टोक्यो और इनुगामी के बारे में लिखा हुआ होता है। और फिर हम अकीरा को देखते हैं, जो कि अभी जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पास से वही बंदा गुजरता है और अकीरा उसको पहचान लेता है, क्या तुम मेरे भाई यूई हो? और फाइनली ये दोनों भाई टोक्यो में मिल जाते हैं, जैसा कि इन्होंने सपना देखा था। और अब ये दोनों एक जंगल में आ जाते हैं और यूई उससे पूछता है, मेरे भाई मुझे बताओ कि तुम कैसे घर में रहना चाहते हो? मैं एक काफी बड़े घर में रहना चाहता हूँ, जिसके अंदर चारों तरफ स्नो ही स्नो हो, यानी कि एक स्नो का कासल। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसका भाई अपना हाथ आगे करता है और सामने एक काफी सुंदर और बड़ा स्नो कासल आ जाता है। और अब ये दोनों उस कासल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अकीरा इस कासल की फोटो ले रहा होता है, लेकिन यूई उसका फोन तोड़ देता है, जिसके बाद यूई यहाँ से चला जाता है और वो जाते वक्त एक काफी बड़ा लॉक भी लगा देता है। जिसके बाद हम सीकी और कबाने को देखते हैं और ये दोनों ही बर्तन धो रहे होते हैं।
और तभी अचानक एक न्यूज आती है कि इस जगह पर अचानक से एक स्नो कासल देखा गया है। और ये सुनने के बाद इनुगामी और बाकी सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनुगामी कहता है कि अकीरा के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं से आ रही है। जिसके बाद यूई अपने कासल से बाहर आ जाता है और एक रिपोर्टर उससे ये पूछती है, क्या ये कासल तुम्हारा है? लेकिन यूई गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम मेरे कासल से दूर रहो। और ये देखकर इनुगामी उसके ऊपर एक गन शॉट फायर करता है और ये बुलेट उसके जिस हाथ में लगती है वो हाथ फ्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि इस बुलेट से उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी अचानक इनुगामी यूई की चेस्ट में एक नल स्टोन नोटिस करता है और वो ये कहता है कि ये स्टोन इसीलिए बनाया गया था कि अगर किसी जगह पर भारी मात्रा में बीमारी फैल जाए या कोई और दिक्कत आ जाए तो ये स्टोन उस पूरे के पूरे लैंड को एक साथ खत्म कर सकता था। जिसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम एक यूकी ओनो को हो? क्योंकि इस स्टोन को स्नो विलेज से बाहर लाना नामुमकिन है। और ये सारी बातें सुनने के बाद यूई कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ उन सारी चीजों के लिए जो कि तुमने अकीरा के साथ की हैं। और इस तरफ अकीरा अपने सॉफ्ट टॉय का इस्तेमाल करके सामने एक स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर रहा होता है और इससे वो यूई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। और ये सॉफ्ट टॉय कहता है कि तुम्हारा भाई काफी अजीब बिहेव किया करता था और उसके हार्ट का टेम्परेचर उसकी बॉडी के टेम्परेचर से काफी अलग है। और तभी अचानक यूई वहाँ पर आ जाता है और वही कहता है कि तुमने मुझसे जो चीजें मंगवाई थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। और वो यहाँ पर कबाने और बाकी सभी को लेकर आता है, लेकिन ये सारे के सारे लोग फ्रीज हो चुके होते हैं। और फिर अकीरा अपने सामने इन सभी को जमा हुआ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद यूई उसके पास आता है और वही कहता है कि भाई तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद यूई यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अकीरा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है कि ये सारे मर नहीं सकते। लेकिन तभी मिहाई का सॉफ्ट टॉय ये बोलता है कि ये सारे अभी भी जिंदा हैं। और तभी उसे ये बात याद आती है कि कबानी के पास हीलिंग पावर्स हैं और वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता। जिसके बाद हम यूई को देखते हैं जो कि जंगल में अपने भाई के लिए पुदीना इकट्ठा कर रहा होता है और वही कहता है कि जब मैं स्नो विलेज के अंदर रहा करता था तो मुझे वहाँ का चीफ बना दिया गया। जिसके बाद मुझे काफी कुछ पता लगा, जैसे कि उस नल स्टोन के बारे में। और ये स्टोन हमारे विलेज के आसपास एक स्ट्रॉम को क्रिएट करके रखता है जिससे हमारा विलेज प्रोटेक्ट रहता है। और वही बताता है कि इस गांव के अंदर बस 200 फीमेल्स रहा करती थी और यहाँ पर बस 2 ही लड़के थे, यानी कि वो और उसका भाई। और इस विलेज में सारी लड़कियाँ मास्क पहना करती थी ताकि वो अपनी बदसूरती को छुपा सके और इसीलिए मुझे उनसे नफरत होनी शुरू हो गई। लेकिन मेरा भाई अकीरा मुझे हमेशा ही संभाल लिया करता था। और अब यूई इस मिंट को लेकर कासल के अंदर आ जाता है और अकीरा उससे कहता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बस नहाना है। और दूसरी तरफ हम इस कासल के बाहर नोबी और इनारी को देखते हैं और यहाँ पर इनारी ये कहती है कि किसी भी यूकी ओनोको को इतना बड़ा कासल बनाने के लिए काफी सारे पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी से ही वो सारी चीजों को फ्रीज कर सकते हैं। और ये तब भी हो सकता है अगर उनके पास नल स्टोन हो। और फिर हमें कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कबाने इस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वही कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे भाई के साथ अब लड़ना भी पड़े तो मैं उससे लड़ूंगा। और ये सुनने के बाद अकीरा काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि अगर ये इस बार सच में मेरे भाई से लड़ा तो वो इसे जान से मार देगा। और ये सारी बातें सोचने के बाद वो कबाने से झूठ बोलना शुरू कर देता है कि मुझे तुम सबसे नफरत है और मैंने ही कहा था कि वो तुम सबको जमा दे और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी अचानक यहाँ पर यूई भी आ जाता है और वो आते ही कबाने को जमाने वाला होता है, लेकिन अकीरा उसको रोक देता है। अब मुझे इन सब की परवाह नहीं है और मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। और कबाने उसको रोकने की काफी कोशिशें करता है कि प्लीज अकीरा यहाँ से मत जाओ, लेकिन वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक जंगल में आ जाते हैं और फिर हमें दोबारा से कबाने को दिखाया जाता है जो कि इस नमक और सॉफ्ट टॉय का इस्तेमाल करके इन सभी की बॉडी में गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर इनारी भी आ जाती है जिसको देखकर कबाने काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर लाइव स्टोन के लिए नहीं आई हूँ, मुझे तो बस वो नल स्टोन चाहिए और उसे पाने में तुम मेरी हेल्प करोगे। नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। शायद तुम नहीं जानते कि ये नल स्टोन तुम्हारे माँ बाप से जुड़ा हुआ है, क्या अब भी तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? और फिर हमें दोबारा से यूई और अकीरा को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर यूई अकीरा से कहता है कि मैं तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम काफी छोटे हो, तो तुम्हारे हिस्से के भी सारे काम मैं ही करूँगा, तुम बस स्माइल करते रहो। लेकिन भाई मैं भी बड़ा हो चुका हूँ और मैंने आज ही सुबह बेड पर सुसु कर दिया था। और ये सुनने के बाद यूई समझ जाता है कि वो सुसु नहीं कुछ और ही था।
और ये छोटा लड़का भी अब बालिग बन चुका है, लेकिन उसे इस बात का भी डर होता है कि अगर इसके बारे में उन सारी लड़कियों को पता लगा तो वो अकीरा के साथ न जाने क्या करेंगी। जिसके बाद यूई सारी की सारी फीमेल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और वो ये कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो मुझसे ले सकती हो और मैं ही तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अकीरा को छोड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगा। अगर तुम मर भी जाते हो तो हमारे पास अकीरा है जो कि अब बालिग हो चुका है, लेकिन मेरा भाई अभी काफी कमजोर है और वो मेरी जगह नहीं ले सकता। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यूई अपने भाई से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें बस टोक्यो, इनुगामी ये सारी बातें ही याद रखनी है और तुम्हें नॉर्थ की तरफ में जाना है। और यहीं पर वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों टोक्यो में मिलेंगे। और फिर हमें दो सस्पिशियस औरतों को दिखाया जाता है जो कि इस बारे में बातें कर रही होती हैं कि हमने अकीरा के पीछे बंदों को छोड़ दिया है जो कि उसे जिंदा या मुर्दा हमारे पास तक लेकर आ जाएंगे। और ये सारी बातें जानने के बाद यूई यहाँ के लीडर के पास पहुँच जाता है और वो ये कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और फिर हमारा सीन दोबारा से यूई पर आता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और वो अकीरा को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। और फिर हम नोबी को देखते हैं जो कि इन दोनों का ही पीछा कर रहा होता है और वो भी अपनी कित्सुने फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कबाने से कहती है क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में नहीं जानना। इनुगामी कहता है कि तुम्हें इसके साथ चले जाना चाहिए क्योंकि हमें अकीरा को बचाना है। और फिर अगले ही सीन में हम नोबी को देखते हैं जो कि अपनी एक काफी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है और यूई के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूई भी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने काफी सारे क्रिस्टल्स को इन क्लोन्स की बॉडी में घुसा देता है, जिसको देखकर रियल नोबी दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है और यूई भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक शार्प क्रिस्टल्स बना लेता है। और इस तरफ हम कबानी को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके बाद नोबी और यूई के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर नोबी यूई का नल स्टोन छीनने की काफी कोशिशें करता है पर इस नल स्टोन की पावर्स के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता। तुम जैसे कमजोर लोग इस नल स्टोन की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते और यहाँ तक कि इसे छू भी नहीं सकते। और इस तरफ नोबी के हाथ की हालत काफी खराब हो जाती है और वो ये सोचता है कि मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ और अब वो इससे बचने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन यूई उसको ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी कबाने यहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। सुनो नोबी, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो कबाने की पूरी बॉडी में आग लगा देता है, लेकिन इस आग से कबाने को कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद वो यूई के साथ भिड़ जाता है। और अब देखते ही देखते यूई की आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और ये बंदा अपने ऊपर से अपना आपा खो देता है। टोक्यो, इनुगामी, इनुगामी, टोक्यो, और वो बार बार यही वर्ड्स दोहरा रहा होता है। और अब उसकी आइस उसकी बॉडी पर एक आर्मर जैसा बना देती है, जिसके बाद वो कबाने से लड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो कबाने के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि अब भी इसी केज के अंदर बंद होता है और वो ये देखता है कि उसके आसपास काफी सारी फॉग है। मैं इस फॉग का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस केज को आराम से तोड़ देता है। और इस तरफ हम कबाने को देखते हैं जिसके ऊपर यूई काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। कबाने नोबी से कहता है क्या तुम इन फ्लेम्स को और तेज कर सकते हो? अगर मैंने ऐसा किया तो इन फ्लेम से तुम भी जल सकते हो। तुम मेरी चिंता मत करो, बस इस आग को और भी ज्यादा कर दो। और अब कबाने की पूरी बॉडी दहकने लगती है, जिसके बाद वो यूई के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और अब यूई का आर्मर भी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। नोबी कहता है कि ये इस बंदे के लिए अभी काफी नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक्स करने होंगे। जिसके बाद कबाने अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी भी धूल बननी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक अकीरा उसके सामने आ जाता है और कबाने को रोक लेता है। और इस तरफ हम यूई को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी ज्यादा क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और नोबी कबाने की बॉडी को दोबारा से नॉर्मल कर देता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इंसान जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि इसने अपनी पूरी पावर्स नल स्टोन को दे दी है। और ये सुनने के बाद अकीरा इस नल स्टोन को उसकी बॉडी से बाहर खींचने की काफी कोशिशें करता है और उसके सामने उसके भाई की सारी पास्ट मेमोरीज आ जाती हैं कि किस तरह से उसने अपनी लाइफ को इस नल स्टोन को दे दिया था, जिससे उसका पूरा का पूरा विलेज तबाह हो गया।
और कबाने भी अपने आप को रीजनरेट करके इसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन तभी अचानक उसका लाइफ स्टोन बाहर निकलता है और ये दोनों ही स्टोन्स फ्यूज हो जाते हैं। और फिर हम यूई को देखते हैं जिसकी बॉडी से वो स्टोन बाहर निकल चुका है और ये स्टोन फ्यूज होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होता है। जिसके बाद इनारी इसको उठा लेती है और वो ये कहती है कि अब ये मेरा हुआ। इनुगामी कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है, ये इन दोनों का है, तो ये तुम इन्हें दे दो। और वो कबाने को ये स्टोन दे देती है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अकीरा कबाने को बता रहा होता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सारा कुछ झूठ था और मैं तुम सभी से काफी प्यार करता हूँ। और फिर हम यूई को देखते हैं जिसे अब होश आ जाता है और वो ये बताता है कि सारे के सारे विलेज वालों ने मुझे धोखा दिया, जिसके बाद मैंने अपनी लाइफ नल स्टोन को दे दी, लेकिन मेरे मन में फिर भी टोक्यो, इनुगामी, अकीरा यही वर्ड्स घूमते रहे। कबाने कहता है क्या तुम मुझे नल स्टोन के बारे में कुछ बता सकते हो ताकि मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ पता लग सके। यूई बताता है कि ये नल स्टोन पहले से ही वहाँ पर मौजूद था और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में वहाँ पर विलेज को बनाया गया। और अब ये सारे एक वॉर के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और इनुगामी ये बताता है कि ये वॉर इंसानों और किमोनो के बीच में काफी लंबे टाइम पहले हुई थी, जब इंसानों को ये पता लगा था कि किमोनो भी एग्जिस्ट करते हैं। और इस वॉर के अंदर दोनों ही तरफ के काफी सारे लोग मारे गए। जिसके बाद यूई ये बताता है कि इसी बीच जो स्ट्रॉन्ग किमोनो थे उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे इंसानों की मेमोरीज को इरेज कर दिया ताकि उन्हें किमोनो के बारे में कुछ भी याद ना रहे। और ये वही स्ट्रॉन्ग किमोनो थे जिन्होंने लाइफ स्टोन और नल स्टोन जैसे काफी सारे स्टोन्स का निर्माण किया और उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को दे दिया ताकि पूरे वर्ल्ड में पावर का बैलेंस बना रहे। और ये सारी बातें बताने के बाद यूई कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये स्टोन दिया था तो ऐसा हो सकता है कि वो किमोनो चीफ रहे होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये स्टोन कहीं से उठाया हो। इनुगामी कहता है कि ऐसे स्टोन्स पूरे जापान में फैले हुए हैं, अगर हम इन सारे स्टोन्स के बारे में पता लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें कबाने के पेरेंट्स के बारे में भी पता लग जाए। और इस तरफ हम इनारी को देखते हैं जो कि नोबी से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में वो सारे के सारे स्टोन्स चाहिए और तुम जानते हो ना कि मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ और इसके बारे में इनुगामी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और इस तरफ यूई कबाने से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस स्टोन को अपने पास रख सकते हो। और फिर हम नोबी को देखते हैं जो कि कॉन के पास आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें कबाने से उसका लाइफ स्टोन लेना है, जिसके लिए तुम्हें उसके दिल के साथ खेलना होगा, जिससे वो अपना लाइफ स्टोन तुम्हें अपने आप ही दे देगा। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अकीरा अपने भाई के साथ पिकनिक पर जा रहा होता है। और जैसे ही इनुगामी और कबाने अपने घर से बाहर निकलते हैं तभी अचानक उनके सामने कौन आ जाती है, जिसको देखकर इनुगामी ये समझ जाता है कि इसको यहाँ पर इनारी ने भेजा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कौन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। और अब ये तीनों मिलकर कबाने की फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनीसोल।